वेलकम टू CIA। दोस्तों, आज हम लोग लीक से हट करके कुछ बात करने वाले हैं। अभी तक सब लोग ये कह रहे थे या कह रहे हैं कि कैसे BPSC एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, या कोई भी SSC एग्ज़ाम हो या बिहार PCS का BPSC का एग्ज़ाम हो, या फिर बिहार BPSC में TRE का हो या UPSC का हो, हर एग्ज़ाम के बारे में आपको पास होने के बारे में बताया जाता है। मैं यहाँ बताऊंगा कि आप फेल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कि हाउ टू फेल इन दिस एग्जामिनेशन। तो जो फेल करने के तरीके बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि फेल कैसे होते हैं। तो वो काम आप मत कीजिएगा तो पास हो जाएंगे, और वही काम अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये वीडियो नेगेटिव सेंस में जरूर है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्योंकि नेगेटिव में ये बता रहा हूँ कि पॉजिटिव बताने पर ना कभी कभी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नेगेटिव बताने पर आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा ये गलती नहीं करना है हमें, ठीक है, हमें सही काम करना है। तो गलतियां क्या होती है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और आज की जो गलतियां करने के लिए जो क्लास है वो है हमारा DI का। आखिर DI मैंने क्यों लिया, इस पर भी समझना चाहिए। आप समझिए यहाँ पर कि जो अभी जो एग्जामिनेशन वगैरह जो हो रही होती है, तो आपको पता है कि हिंदी क्वालिफाइंग है और GS पेपर फर्स्ट, जो GS है वो पेपर फर्स्ट है, और उसके बाद कि जो GS सेकेंड पेपर है, और उसके बाद एक एसए का पेपर है। ठीक है, आपको पता है कि जनरली एसए के पेपर में आजकल लोग 180 मार्क्स तक उठा ले रहे हैं, 170 से 180 के आसपास। GS सेकेंड पेपर है, इसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी 150 टू 160 तक ही जा पा रहे हैं। 200 जाना बड़ा मुश्किल काम हो पा रहा है। और जो फर्स्ट पेपर है उसका भी लगभग यही हाल है कि 160 से लेकर के 170 में बुक हो रहे हैं लोग। हालांकि ये मैं बहुत अच्छा मार्क्स बता रहा हूँ, इससे कम मार्क्स भी लोग लाते हैं। अब मान के चलिए कि 170 है, ये बहुत ही जबरदस्त मार्क्स है, अच्छा मार्क्स माना जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर आप ले आइए, 200 ले आइए तो और अच्छी बात है। अब सोचिए कि 170 में अगर 72 नंबर जो आपका DI का क्वेश्चन है, जो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, अगर उसमें आपने मिस्टेक कर दिया तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? यानी लगभग 100 मार्क्स के आसपास बाकी के GS के जो पोर्शन है वहां से आपको आने वाले हैं। तो क्या 100 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने DI का 72 मार्क्स का क्वेश्चन गलती कर दिया तो सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, लगभग नामुमकिन बोल रहा हूं कि लगभग नहीं ही होगा एक तरह से। तो DI को आप हल्के में अगर लेते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, और उसको सीरियसली लेते हैं तो डेफिनेटली आप पास करेंगे। तो बहुत सारे लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि ये मैं अपने आप कर लूँगा, या होता नहीं है, आता नहीं है ठीक से, उसका क्लास वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ क्लास कराऊंगा, ये बात अलग है, लेकिन फेल कैसे होते हैं उससे रिलेटेड पहले मैं बता देता हूँ कि फेल होने का क्या रीज़न है। क्योंकि इसको आप सही तरीके से डील नहीं करेंगे ना, तो 72 में 72 नंबर नहीं आएगा। हो सकता है वो आप बना भी दे, लेकिन सही तरीके से डील नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको 32 नंबर दे दिया, 22 नंबर दे दिया, फिर भी आपका 20-25 नंबर या 50 नंबर के आसपास आप पीछे पड़ गए। यानी 40 से 50 नंबर जो है ना, आप दूसरे से पीछे हो गए, मतलब यहीं पर आपका काम खत्म है। ठीक है, तो वैसे में फेल हो जाएंगे। तो फेल होने के तरीके क्या है ये समझिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ। अभी इसका PPT रेडी नहीं है, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन बस समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है, उसमें दे दिया गया कि मान को चलो कि इस तरह से पाई चार्ट बना दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऐसे बना दिया। ये है 12%, उसके बाद है 15% है ये, और ये है CS, और ये है इकोनॉमी, इको लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर है ये है IT जो है ये 14% है। ठीक है, उसके बाद है ECE, ये जो है वो 16% है। ठीक है, इसके बाद है ट्रिपल ई जो है ये 18% है। उसके बाद है होटल मैनेजमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होटल मैनेजमेंट, ये है 25%। ठीक है,
और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 5000 है। मैं बस पढ़ के बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप समझिए इस चीज़ को। आज बस गलतियाँ जो होती हैं उसी पर उजागर करूँगा, और गलतियाँ कैसे ना करें इसके बारे में आपको बताना है। मेरा ध्येय यही है, और इससे सीखते हुए आप सही करें, गलती ना करें क्वेश्चन में। फिर इसके बाद जो भी वीडियो आएगा या जो भी क्वेश्चंस आएंगे उस पर आप अच्छे से सही करते हुए क्वेश्चन को सही से डील करें, राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया, जैसे मान लीजिए कि एक कोई फर्म है, या मान के चलिए एक जो है विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें 5000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 12% जो है वो इकोनॉमी में पढ़ते हैं, 15% CS में पढ़ते हैं, 14% IT में पढ़ते हैं, 16% ECE, इसी तरह से ये सब है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए गलती कहाँ होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि CS तथा IT में, CS तथा IT में विद्यार्थियों, CS तथा IT में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या है, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात, तो बहुत लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात बराबर डायरेक्ट लिख देंगे। 15 टोटल का 15% है ना, तो यहां पर लिखेंगे कुल का 15%, या कुल को मान लीजिए x मान लेंगे, अनुपात, फिर उसके बाद लिख देंगे कुल का 14%, और इसको लिखेंगे कुल, कुल मतलब x भी लिखा जा सकता है, यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, मल्टीप्लाई 15/100, फिर उसके बाद कुल का मतलब x लिख दिया, मल्टीप्लाई 14/100 कट गया, और बराबर में लिख दिया इसका 15:14। आंसर पर तो आ गए, 2-3 लाइन में आ गए। लेकिन ये तब होता है जब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। तो अगर आप इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं ना, तो आंसर तो डेफिनेटली आपका आएगा, और आप कहेंगे भी कि मैं क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व करके आया था, आंसर भी आ गया था। लेकिन अगर यह 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि 5 नंबर का 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं 36 नंबर का, तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या लगेगा कितना मार्क्स दे देगा? 2 नंबर दे देगा, या हो सकता है 1 नंबर ही दे दे। वो तो मूड पर डिपेंड करता है एग्जामिनर का कि कैसे आपका दे देता है। अरे समझ में, तो इस तरह से आप शॉर्ट में नहीं बनाएंगे, इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं देंगे कि समझने में समस्या हो जाएगी। जो एग्जामिनर है ना, कॉपी जो चेक करता है, वो बिल्कुल चाहता है कि दिमाग पर स्ट्रेस बिल्कुल ना दे, मतलब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि वो बिल्कुल स्मूथली समझता चला जाए। कॉपी में ऐसा लिखा रहना चाहिए कि स्मूथली उसको समझ में आ जाए, तो आपको 100% 7 में 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अरे समझ में, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब कुल का कितना है, कुल मान लीजिए यहाँ पर 5000 स्टूडेंट था, कुल की जगह मान लीजिए 5000 ही दे दें, और 5000 को 5000 से काट दें, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के, और तब उसके बाद बताता हूँ कि इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, और तरीके से आप सॉल्व करके और हायर मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं इसको मिटा दिया है मैंने। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पर? विद्यार्थियों की, ऐसे लिखेंगे विद्यार्थियों की, ऐसे करके विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 5000। विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000। CS में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत, विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बराबर, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, वहाँ BPSC के कॉपी में जगह होती है अच्छी। उसके बाद लिखेंगे CS में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत, अतः, और ऊपर में लिख देंगे पाई चार्ट के हिसाब से या वृत्त चार्ट के हिसाब से।
वृत्त चार्ट के अनुसार, ऐसे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वृत्त चार्ट हमारा क्वेश्चन है। सीएस में विद्यार्थियों की संख्या ये है, तो इसी तरह लिखेंगे कि सीएस में विद्यार्थियों की संख्या, इसीलिए सीएस में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 5000 का 15%। इसमें क्या लिखेंगे आप, 5000 का 15%। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 5000 गुना 15/100, इसको पूरी तरह ये 50 से कटेगा, 15 पचे 75, इतना। ठीक है, 750, ये इतना लिख लीजिए पहले सीएस। अब आईटी की बात आ रही है तो फिर क्या लिखेंगे कि आईटी में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बराबर, यह है 14%। विद्यार्थियों में आईटी में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ लिखना पड़ेगा कि आईटी में विद्यार्थियों की संख्या, आईटी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 5000 का 14%। तो ये लिखना पड़ेगा 5000 गुना 14 और 22 में 100, इसे ये 50 टाइम कट गया, 14 पंचे 70, 700। ठीक है, ये निकला 700। अब उसके बाद पूछा था दोनों का अनुपात, तो अब लिखेंगे अतः प्रश्न से क्या आप कह रहे हैं कि सीएस में विद्यार्थियों की संख्या तथा सीएस में, यहां पर ऐसे लिख दीजिए, सीएस में विद्यार्थियों की संख्या तथा आईटी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बराबर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 750 और फिर लिखेंगे 700, इसमें से अगर कट के आएगा तो 15:14 कट गया, यहाँ आंसर करेंगे। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन नॉर्मल भी दिया गया है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है, एसएससी का एग्जाम नहीं है, ये बीपीएससी का मेंस एग्जाम है। तो मेंस एग्जाम दिखना चाहिए, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा लिख लेंगे ना, इसमें क्या होगा कि कोई भी आदमी अगर आएगा जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत जानता है, तो ऊपर से पढ़ के उसको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है। तो इस हिसाब से अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 में 7 आपको लेने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपने बनाया तो सही लग रहा है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लिख भी दिया है, बिल्कुल अगर कंपटीशन के हिसाब से जाता तो देखते ही 15:7 कर देता, बनाता भी नहीं आंसर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। लेकिन खुद को मन में सेटिस्फैक्शन करने के लिए अगर आप ऐसे बना लेते हैं, सोचते हैं कि ये सही है, तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स दे देगा 7 में से, या ज़्यादा दयालु हुआ तो 1.5 नंबर दे देगा, 2 नंबर तो शायद बड़ा मुश्किल से देगा, और चला जाएगा, निकल जाएगा। और आपको लगेगा कि अरे 2 नंबर भी दे दिया ना, 7 की जगह 2 नंबर, मतलब 5 नंबर आपका कट रहा है, मतलब 70-72 नंबर है, उसमें 20-22 नंबर के आसपास आने की संभावना होगी, तो 50 नंबर तो इसी कट जाएगा। तो ऐसे ना करें। फेल होने के ये तरीके हैं, मैं पहले बताया था ना कि फेल कैसे हो, तो ऐसे करेंगे तो फेल होंगे। ठीक है, क्योंकि मार्क्स कम होंगे तो डेफिनेटली फेल होंगे। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, ये वाला काम करना है। ये जब करेंगे तो आप डेफिनेटली पास करेंगे। यहाँ पर मेरा राइटिंग थोड़ा सा ये पेन से लिखने में ना ठीक से नहीं बनता है, तो आप राइटिंग के साथ ठीक से लिखेंगे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली पास कर जाएंगे डीआई वाले चैप्टर में इस तरह से। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए इस पर एक और हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इस पर एक और कर लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए, इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिख के चलिए, फिर से पाई चार्ट फिर से बना दे रहा हूं मैं, पाई चार्ट फिर से बना दे रहा हूं। अब यहाँ पर ऐसे है, इसमें है इकोनॉमी है 12%, उसके बाद है सीएस जो है वो 15%। देखिए ये यहाँ पर ऐसा बनाना भी चाहिए ना कि वो दिखे। चलिए
इसको मैं फिर से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट ऐसे बनना चाहिए कि वो दिखे कि हाँ ये सही हुआ है, ठीक है। ऐसे करके गया ऐसे, तो ये जो है ना इकोनॉमी है, ये है 12%। 12% से ज़्यादा होगा वो होगा CS। कितना हो जाएगा इसका CS, ये है 15%। इसी तरह से जो IT है वो है 14%। अब उसके बाद फिर यहाँ पर दे दिया ECE, ठीक है, ये है 16%। उसके बाद है ट्रिपल E, जो पिछला बनाया था वही है, ये है 18%। और जो होटल मैनेजमेंट है ये है 25%, ठीक है, ये इतना है। अब देखिए इससे रिलेटेड और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 5000। ये कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, संख्या के अकॉर्डिंग ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां आपसे ये क्वेश्चन पूछता है थोड़ी देर के लिए कि जो आपका होटल मैनेजमेंट में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कि ये ECE है, कि ECE में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का तथा होटल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है। औसत मतलब यहां लिख देते हैं कि ECE तथा होटल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है, ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया तो जो आप गलती करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले मेथड से, तो औसत निकालना है तो बहुत लोग क्या करेंगे औसत शॉर्टकट में, क्योंकि आपके पास GS में हो सकता है कभी कभी टाइम ज़्यादा बर्बाद हुआ, पहले अगर आप इसका अटेम्प्ट नहीं ले पाए हैं और GS को ज़्यादा ध्यान दे दिए हैं और इसको बाद में हड़बड़ी में बना रहे हैं, तो किसी तरह आप चाहेंगे कि चलो बना देते हैं, आंसर पे आ जाते हैं, तो पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, हड़बड़ी में चलो किसी तरह बना दिया। तो हड़बड़ी में कैसे बनाएंगे, औसत बराबर ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 5000 का 25%, क्योंकि यहाँ तो 25% है ना होटल मैनेजमेंट में, और ECE में कितना है 16%। फिर लिखेंगे प्लस 5000 का 16% और औसत है इसलिए बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो 5000 गुना 25 बाई 2, फिर उसके बाद 5000 गुना 16 बाई 100 बाई 2। तो इसको 100 से 100 50 टाइम काट गया, इसको भी 100 से 100 50 टाइम काट दिया, तो 25 पंचे 125 पर 0 और 16 पंचे 80, ठीक है 800 और बाई 2, तो इसको आप लिखेंगे 2050 और बाई 2, तो ये हो जाएगा 1025। तो कहने के लिए तो आपको ये लगेगा कि चलो इतना तो सॉल्व किया है मैंने, मार्क्स तो मिलना चाहिए, आधा नंबर तो कम से कम दे ही देगा। लेकिन ऐसे में एग्जामिनर जो है ना आंसर तो आपको देख ही लेगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये किया क्या है, क्यों ऐसा किया है। तो जहाँ कहीं स्ट्रेस आ गया ना एग्जामिनर को, तो वहाँ पर नंबर कट होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी आपका इसमें 2 या मान के चलिए 3 भी दे देगा, 3 नंबर भी दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए बहुत खुश हो गया उसके बावजूद 4 नंबर दे देगा, लेकिन 7 में 7 तो नहीं देगा। तो यहाँ अगर 50% के आसपास अगर नंबर उठा सकते हैं, जहाँ आप 100% नंबर उठा सकते थे, तो आपके लिए आत्मघाती हो जाएगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन होता है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में मिला के 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से, और लगभग हर क्वेश्चन आपने ऐसे बना लिया, तो हर क्वेश्चन में लगभग अगर 3.5 नंबर से लेके 4 नंबर तक का नुकसान कर लिया 10 क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा 35 से 40 नंबर का आपका नुकसान हो गया, ठीक है। तो हड़बड़ी में नहीं करना है। GS में से ज़्यादा मार्क्स आप DI में उठा सकते हैं। GS में आप समझिए कि 38 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 38 में आप कितना नंबर उठा पाएंगे, अगर 20-22 नंबर अगर उठा पाएंगे तो भी आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 22-66, तो भी 66 नंबर आप लाएंगे अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो, ठीक है। और उसको लिखने के लिए टाइम भी चाहिए और उतना कॉन्सेप्ट भी तो उसको में भी चाहिए। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप 2 ही क्वेश्चन करते हैं ना, तो 2 ही क्वेश्चन में 72 में 72 ले आएंगे, अरे समझ में। तो इसको वैल्यू ना देने मतलब आपका फेल होना साबित हो जाएगा, इसलिए इसको वैल्यू देना है।
ये गलती नहीं करना है, तब आप पास अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, थोड़ा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटाना पड़ेगा हमें, इसको मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ये जो वीडियो सेशन है बेसिकली आप लोगों को बताने के लिए है कि क्या ना करें, क्या करें ये तो सब लोगों को बताया जाता है, सब लोग बताते हैं, लेकिन क्या ना करें ये जानना जरूरी है। ये अगर आप जान लेते हैं ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्तचाप, वृत्तचाप के अनुसार, वृत्तचाप के अनुसार कॉमा क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या या विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गया यहाँ पर 5000। आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद अब इसमें ECE यहाँ पर लिखेंगे कि ECE में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत या विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत, ये भी लिख सकते हैं, विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर ECE में कितना है 16%। तो इसीलिए लिखेंगे अतः या इसलिए ECE में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5000 का 16%। तो इसको हम लिखेंगे 5000 गुना 16 बाई 100, कट गया ये 50 से, 16 पंचे 80, यानी ये हो गया 800। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे होटल मैनेजमेंट है तो इसको हम लिखेंगे होटल मैनेज, यहाँ पर होटल मैनेज लिख देता हूँ, इसका मतलब होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर कितना है इसका 25% है। ठीक है, तो अतः या इसलिए होटल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, इसमें भी लिखेंगे हम लोग 5000 का 25%, यानी इसको हम लिखेंगे 5000 गुना 25/100, कट गया 50 से, तो 25 पंचे 125, 1250। यहाँ जगह कम होने के चलते मैं बराबर के बाद उधर बराबर दे रहा हूँ, ये भी आपको नहीं करना है, बराबर के नीचे बराबर दे के चलेंगे। उससे क्या होगा, आपका आंसर जो है सुंदर दिखेगा और जगह की कमी कोई है नहीं। आपका राइटिंग अगर खराब भी हो गया तो स्पेस दे के, अगर सही स्पेस दे के लिख रहे हैं तो दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये काम जरूर करना है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था दोनों के बीच में कि औसत क्या है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से औसत पूछा था ना, तो इसलिए लिखेंगे कि ECE तथा होटल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे 800 प्लस 1050, सॉरी 1250 है, इसमें कितना है 1250 है। चलिए इसको लिखेंगे हम लोग 1250 बाई 2। देखिए ये बराबर, यहाँ मैं बराबर के बराबर दे रहा हूँ, ये नहीं देना है आपको, बराबर के नीचे बराबर देना है। ठीक है, यहाँ जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ, तो 12 और 8 मिलके हो गया 20 बाई 2, अगर 2 से काटेंगे तो 1025। ये आपका आंसर होना चाहिए। अरे समझ में? तो इतना आपको लिखना है, लिखने से नहीं आपको भागना है। जब थोड़ा सा आप 25% लिख ही रहे थे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, आपका सारा फुल मार्क्स तो मिल जाएगा। नहीं बनाने आती है वो अलग मैटर है, नहीं बनाने आती है तो समझिए बिल्कुल ख़त्म है, जब आता ही नहीं है तो उसके लिए यहाँ सीखना पड़ेगा। अगर आती है
और समय आप उसको नहीं दे करके जीएस के अन्य पोर्शन को समय दे दिया है और इसको जल्दबाजी में निपटाने का प्रयास किया है, तो आप ये मान के चलें कि क्वेश्चन में उतना मार्क्स नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। और अगर थोड़ा सा समय दे देंगे ना इसको और पूरी तरह ऐसा लिखेंगे पूरा डिटेल में कि कैसे होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है वो 100% मिलेगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में अगर 7 मार्क्स का है तो 7 आउट ऑफ 7 मिलेगा, पक्का मिलेगा। और जो पहले मेथड था उसके हिसाब से बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सही बना लिए तो भी आपको क्वेश्चन में 3 नंबर बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है, नंबर कट जाएंगे उसे। अरे समझ में 3 दे देगा, कभी मान लो अच्छा मूड है तो 3.5 दे देगा या 4 भी दे देगा, तो भी तो 3 मार्क्स का आपको नुकसान ही है। इसीलिए वो गलतियां जो है वो ना करें, गलती करेंगे तो फेल तो होंगे ही, वीडियो में मैं पहले ही बताया था। और इतना सारा काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो 7 आउट ऑफ 7 होगा और आपका मार्क्स अच्छा होगा। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं कि प्रश्न से, तो अंडरलाइन कर दे। यहाँ लिखते हैं कि वृत्त के चार्ट के अनुसार, तो अंडरलाइन कर दे। ये सब आप तरीका ये है, हाईलाइट करने का तरीका है कि हाईलाइट कर देते हैं तो इसका उत्तर आपको और अच्छा लगता है। और यहाँ पर जगह कम होने की वजह से एक साथ लिखे हैं तो पता नहीं चल रहा है खिचड़ी पकड़ा है, ठीक है। लेकिन वहाँ आपके पास समय रहेगा तो गैप जरूर दे लाइन के बीच में, तो उससे क्या होगा, स्पष्ट दिखेगा कि वृत्त चार्ट के अनुसार कहाँ लिखा हुआ है प्रश्न से। ये मैं इसलिए जो लिख रहा हूँ, इसको आप चाहें तो हिंदी में अतः भी लिख करके बना सकते हैं, यहाँ भी अतः करके लिख करके भी बना सकते हैं। अतः कॉमा दे दीजिए थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है ये आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इसी तरह का क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्लास डिस्कशन करेंगे। क्लास डिस्कशन तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी आपको गाइडलाइन भी जरूरी है, गाइडेंस भी जरूरी है कि आखिर आंसर कैसे लिखा जाए और कैसे ना लिखा जाए। लिखा कैसे जाए इस पर तो सब लोग ध्यान देते हैं, कैसे न लिखा जाए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वो ज़्यादा आपके माइंड को हिट करेगा और उससे आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।